अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सप्लेनर सीरीज़। आज हम इस एपिसोड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इस जो इशू की डायमेंशंस हैं वो काफ़ी मल्टीपल हैं। तो हम यूरोपियन गैस क्राइसिस की बात करेंगे थोड़ी सी, और उसको हम रिलेट करेंगे पाकिस्तान से या कोई भी डेवलपिंग या इमर्जिंग मार्केट से, कि उनके ऊपर यूरोप में होने वाले गैस क्राइसिस का किस तरह इफ़ेक्ट आ सकता है, आ रहा है और आएगा। तो अभी रिसेंट में अगर आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताऊं, तो एक पाइपलाइन है जो हम सब जानते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, जो कि रशिया से यूरोप गैस प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही एक और पाइपलाइन भी बननी थी, नॉर्थ स्ट्रीम 2, बट ड्यू टू द सैंक्शंस आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उस पाइपलाइन के जो प्लान्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उसकी कंस्ट्रक्शन हॉल्ट कर दी गई। अब एक पाइपलाइन है और रिसेंटली इस पाइपलाइन का जो गैस फ्लो है वो 60% कम किया गया। मतलब अभी ये पाइपलाइन अपनी 40% कैपेसिटी पे चल रही थी। जुलाई के अंदर 1 जुलाई से लेके कुछ 11 जुलाई तक जो ये पाइपलाइन है वो अंडर मेंटेनेंस जाना था, जो कि सीजनल ईयरली मेंटेनेंस थी। उसके बाद ख़दशा ये था, और काफ़ी एजेंसीज़ ने वार्न भी किया था, कि रशिया दोबारा इस पाइपलाइन को ऑनलाइन नहीं करेगा दोबारा। बट उन्होंने ऑनलाइन तो कर दिया 11 जुलाई को, थर्सडे का दिन था गालिबन उस दिन। बट अब वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 20% और कम कर दी गई है। तो द पाइपलाइन, द नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, विच इज़ द मेन पाइपलाइन दैट कैरीज गैस फ्रॉम रशिया टू यूरोप, नाउ इट्स ओनली रनिंग एट 20% ऑफ इट्स कैपेसिटी। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप रियलाइज़ करें कि यूरोप में इस वक्त गैस क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस की बातें क्यों हो रही हैं। पाइपलाइन क्यों बंद की गई, पाइपलाइन की कैपेसिटी क्यों कम है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मगर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक टरबाइन का इशू चल रहा है आजकल। अगर आप रॉयटर्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को और दूसरी चीज़ों को फॉलो करें, मीडिया आउटलेट्स को, तो उस पर आएगा कि एक टरबाइन का पीस था जो कि मेंटेनेंस के लिए रशिया इस पाइपलाइन का कनाडा गया था। बट इसी दौरान सैंक्शंस लग गई, तो वो जो टरबाइन थी वो वापस नहीं दी जा सकती थी बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। तो रशिया ने इस चीज़ को एज एन एलिबाई यूज़ किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो टरबाइन का जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास नहीं है अभी पाइपलाइन लगाने के लिए, मैं इसलिए गैस सप्लाई कम कर दूंगा। ऑन दी अदर हैंड, एज वी स्पीक राइट नाउ, दैट टरबाइन इज़ नाउ सिटिंग इन जर्मनी, और अभी भी ये ब्लेम गेम चल रही है कि क्यों वापस नहीं भिजवाया जा रहा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई थॉट के स्टूडेंट्स शुड नो कि ये किस तरह का इशू, एक इक्विपमेंट से कितना बड़ा एक इशू चल रहा है। कमिंग बैक टू द यूरोपियन गैस क्राइसिस, जब ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 की कैपेसिटी अब 20% के ऊपर चल रही है, तो यूरोप को, जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, हम सबको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, एंड दे नीड गैस टू हीट देयर होम्स। इसी तरह वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को भी गैस चाहिए होती है अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एंड दीगर मामलात के लिए। अब गैस का एक ऑल्टरनेटिव LNG है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने, क्योंकि उनको रशिया से गैस नहीं मिल रही और क्योंकि सैंक्शंस की वजह से अब वो वैसे ही, जैसे कहते हैं, वीन देमसेल्फ ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस, ये वाली पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की है कि उससे डिपेंडेंसी कम की जाए, तो वो LNG की तरफ अब उन्होंने रुझान कर लिया अपना। अब ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स हैं। LNG के एक मखसूस, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सप्लाई है। ज़्यादातर LNG के जो जाते हैं कार्गोज़, दे यूज़ टू गो टू एशिया, स्पेशली फ्रॉम कतर, लेकिन अब ज़्यादातर ये यूरोप की तरह डाइवर्टेड है। मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि रिसेंटली इस साल अप्रैल में, खाली अप्रैल के अंदर यूरोप की जो LNG इंपोर्ट्स हैं वो 36 to 40% बढ़ी थी कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इसी तरह अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जिसे कहते हैं, पहले 6 माह अगर आप देखें इस साल के और पिछले साल के, तो यूरोपियन LNG इंपोर्ट्स हैव रिजन 50%, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ है। मतलब मेरे पास फिगर्स हैं, ये 21 मिलियन टन्स पर ईयर पे इस वक्त है, और 8.21 मिलियन टन्स पे पिछले साल थी। इट्स इवन 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ है ये। तो इन सब वजूहात की वजह से जो मेन चीज़ हुई है वो क्या है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी प्राइस भी बढ़ती है। राइट नाउ LNG की प्राइस इट्स एट इट्स पीक हिस्टोरिक हाइज $40 पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो उसका BTU यूनिट होता है। ये तो एक साइड होगी यूरोप की, एंड इवन यूरोप जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो भी इस गैस को, LNG को लोकेट करने में, प्राइसेस में, बिड्स के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि तमाम सारी दुनिया के हालात इस वक्त मॉनेटरीली, फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है कि दे कैन स्पेंड दिस मच ऑफ अमाउंट। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर यूरोप ने अपनी गैस की इन्वेंट्रीज़ इस वक्त उस लेवल पे लेके जानी है कि उनको
सर्दियों में कोई मुश्किल का सामना ना हो तो उनको एक्स्ट्रा 50 से 55 अरब यूरो का ख़र्चा आएगा, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। नाउ हम लोग वी टर्न टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसेंटली एक मल्टीपल, जैसे एडम टूज़ ने और मैं कई बार इसको लिख भी चुका हूँ, पॉली क्राइसिस का नाम दिया, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ क्राइसिस चल रहा है। सबसे मेन जो है वो एक राइजिंग इन्फ्लेशन है, राइजिंग डॉलर है, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस है। अब पाकिस्तान की एग्जांपल लें, पाकिस्तान के अंदर फॉर इंस्टेंस हम लोगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एलएनजी है वो 5 से 10 गुना ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस अपने पीक पे हैं। जुलाई के अंदर, जून के अंदर जो मीडिया पे भी आ रहा था, हमारे हुक्मरानों ने भी कहा था कि आप लोड शेडिंग का सामना ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और भी दीगर ममालिक, खाली पाकिस्तान नहीं, ये एलएनजी के कार्गोस कॉन्ट्रैक्ट्स वो नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेस और बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। एशिया, वो जापान, साउथ कोरिया, इस तरह के ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने बिड्स करनी शुरू कर दी और ज़्यादा कार्गोज उधर जा रहे हैं। पाकिस्तान मेक्स इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ एलएनजी। अब यूरोप के अंदर गैस क्राइसिस का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूँ, प्राइसेस बढ़ रही हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इस सारी बैकग्राउंड के अगेंस्ट अगर आप आगे देखें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ख़ास तौर पर, ये सब आगे जाके एज़ वी स्टेप इनटू द विंटर्स, ये सब आगे जाके सफ़र करेंगे। तो अभी हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा से एक एनर्जी क्राइसिस, प्राइस हाइक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमारे दोबारा से बढ़ेंगे, तो इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर आपने देखना है कि अगला पूरा साल या 1.5 साल या कुछ माह क्या होगा, तो यू विल हैव टू लुक व्हाट इज़ हैपनिंग इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का फ्यूचर, डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ्यूचर अब यूरोपियन पॉलिटिक्स के साथ अलाइन हो गया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट अलाइन, सॉरी, डिपेंडेंट है। So this also shows how in a globalized world connectivity can both be a positive thing and a negative thing as well. तो ये आज की वीडियो थी। I hope you like the video. अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं, ये कमेंट करते हैं कि वीडियोस में काफ़ी टर्म्स यूज़ हुई हैं, काफ़ी ऐसी बातें यूज़ हुई हैं जिनका हमें पता नहीं, तो इसीलिए हम लोग एडिशनल रीडिंग्स नीचे दे देते हैं। तो आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने नोट्स मेकिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एडिशनल रीडिंग्स को ज़रूर पढ़ा करें। थैंक यू सो मच।